हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केजीएस पब्लिकेशन की ओर से आने वाला विश्व एवं भारत की भूगोल बुक के बारे में। ये खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के द्वारा ये बुक लाया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। पहला चैप्टर है हिमालय पर्वत और मैदान। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों एवं प्लेटों के क्षैतिज संरक्षण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा तो कहीं सपाट मैदान है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग 10.7%, पहाड़ियाँ 18.6% और पठारी क्षेत्र 27.7% है, जबकि मैदानी भाग 43% है। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो भारत के जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। नदी घाटियों के सहारे हिमालय पर्वत का सीमांकन पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण इसकी 160 से 400 किलोमीटर तक है। इस पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर हैं। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अल्काइन भू संचलन के तहत टर्शियरी काल से हुआ है और हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद या आंतरिक हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। इस प्रदेश की 3 श्रेणियां हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बारे में हम लोग जाने थे, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और के4 यानी गैसर ब्रूम अन्य प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में हम लोग देखें तो पहला है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 72 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा है बियाफो ग्लेशियर, 63 किलोमीटर। तीसरा है वोल्टेरो ग्लेशियर, 62 किलोमीटर। और चौथा है हिस्पर ग्लेशियर, जो कि 61 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक विकसित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है और इस श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापुसेनी, जो कि लद्दाख की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसी श्रेणी में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तीसरा है जास्कर श्रेणी, यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी पर स्थित है। इसी श्रेणी में बारालाचा दर्रा एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। तो इसे महान सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। यह हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। यह सदा हिमाच्छादित रहता है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है और विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और इसे नेपाल में सागर माथा, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, कहते हैं। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है और यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है।
इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं, जैसे कश्मीर में जोजिला वो बुर्जिला दर्रा। उसके बाद देखते हैं हम लोग बृहद हिमालय की चोटियां। प्रमुख शिखरों की ऊंचाई घटते क्रम में अगर देखें मीटर में, तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598, मकालू 8481, धौलागिरी 8172, नंगा पर्वत 8126, अन्नपूर्णा 8078, नंदा देवी 7817, कॉमेट 7756 और नामचा बरुआ 7756। कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपोच, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लघु या मध्य हिमालय। इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। लघु हिमालय की ढाल पर कोड़धारी एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग यानी सोनमर्ग या गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। गुलमर्ग शीतकालीन खेल केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध है। विवर्तनिक की दृष्टि से हिमालय प्राय शांत है। भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान या पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, चकराता, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह श्रेणी लघु हिमालय के निचले भाग में यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाती है। इसकी प्रमुख घाटी है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी तथा काठमांडू घाटी। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है पीर पंजाल श्रेणी। इसका विस्तार झेलम और ब्यास नदियों के मध्य तथा कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है। यह श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रेणी है। इसी में पीर पंजाल दर्रा या जैसे सॉरी इसी में पीर पंजाल दर्रा जो कि कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ती है, एवं बनिहाल दर्रा है जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। जवाहर सुरंग के बारे में हम लोग जाने तो बनिहाल दर्रा के ठीक नीचे इस सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे वर्तमान में NH1A की जगह NH44 के नाम से जानते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। तो यह हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है और रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद है अटल सुरंग। तो रोहतांग दर्रा शीत ऋतु में बर्फ से जम जाता है, जिसके कारण उसी क्षेत्र में कम ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया गया और यह विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं धौलाधर श्रेणी। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में है। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है और कांगड़ा और नोल्लू की प्रसिद्ध घाटियां इसी श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है नागटिब्बा श्रेणी। तो इसका विस्तार नेपाल में है। उसके बाद है महाभारत श्रेणी। इसका विस्तार भी नेपाल में है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच दो घाटियों का विकास हुआ है। पहला है कश्मीर घाटी और दूसरा है काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी की रचना झीलों के निक्षेपण से हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो इसे उप हिमालय, बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय या नवीन हिमालय या पदस्थली भी कहते हैं। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है जो लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें बलय पड़ने से हुई है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। इसका निर्माण मायोसीन से प्लेइस्टोसीन काल तक हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व असम के दिहांग तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर तथा औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसे मैनाक पर्वत का नाम दिया है। शिवालिक के निचले भाग को तराई यानी भाबर क्षेत्र कहते हैं, जिसे गिरिपाद भी कहा जाता है। यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून यानी देहरादून और पूरब में द्वार यानी हरिद्वार कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में अराकाम पर्वत से मिल जाती है और शिवालिक का दक्षिणी पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है। नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इस प्रकार है कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। हिमालय को चार प्रादेशिक भागों में विभाजित सर सिडनी बुराड़ द्वारा सर्वप्रथम पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन घाटियों का आधार मानकर किया गया था।
सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो सिंधु इसका विस्तार है सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग जिनकी लंबाई 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय में भी बांटा गया है। इस हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, धौलाधर श्रेणी एवं जासकर श्रेणी के पर्वतीय प्रदेश आते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जाफरान की खेती होती है। करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुमाऊं हिमालय। तो इसका विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। गंगा यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय में ही होता है। नंदा देवी कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा गंगोत्री इत्यादि इस हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। इसके पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है और इसकी सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो इसका विस्तार काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके अधिकांश क्षेत्र नेपाल में स्थित है। केवल दक्षिणी शिवालिक के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्यों में है और विश्व का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं असम हिमालय। तो इसका विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं भूटान आते हैं और पूर्वांचल की पहाड़ी असम हिमालय के ये अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमाचल हिमालय पर्वत एवं मैदान। तो पहले है पूर्वांचल की खाड़ी। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित हिमालयी पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है और इन पहाड़ियों के नाम अलग अलग राज्य में अलग अलग रूप से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनको डफला, मीरी, अबोर, मिसमी तथा फटकाई बम पहाड़ी कहा जाता है। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो या लुसाई या ब्लू पीक, नागालैंड में नागा पहाड़ी या सरामती, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, असम में मिकिर, भुवन, रेगमा यानी या ब्रेल सीमा पर, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तरी भारत के मृदा का निर्माण तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 240.32 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल 7.8 किलोमीटर स्क्वायर लाख 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण और पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के दृष्टिकोण से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। इस विशाल मैदान का विभाजन मुख्यतः 6 भागों में किया गया है। भाबर, तराई, बांगर, खादर या कच्छारी, रेह या कल्लर और डेल्टा। सबसे पहले हम लोग भावर प्रदेश के बारे में देखें तो यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों, जलोढ़, पंख आदि का निक्षेप होता है जिसे भावर कहा जाता है। यह प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस प्रदेश में नदियां लुप्त रहती हैं। उसके बाद है तराई प्रदेश। तो भावर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भावर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं वह तराई प्रदेश कहलाता है जिसका अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्रणाली पाए जाते हैं। कॉप रेत की मात्रा को कम करने वाली या कम कॉप रेत की मात्रा कम करने वाली या कम रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खादर मिट्टी और दूसरा है बांगर मिट्टी प्रदेश। अब हम देखते हैं बांगर मिट्टी प्रदेश के बारे में। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है और इस मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है। बांगर प्रदेश में हवा के अपक्षय के कारण जब भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहां कंकरीली भूमि बच जाती है तो ऐसी भूमि को ही भूर कहते हैं और इसका विकास ऊपरी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में हुआ है। गंगा के प्राचीन डेल्टा विशेषकर बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में बांगर को बारिंद मैदान के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं खादर मिट्टी प्रदेश। तो जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं।
प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। पंजाब में इस प्रकार की भूमि को बेट कहते हैं। इसका विस्तार बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में है। खादर भूमि की मृदा में चीका की प्रधानता होती है, जो मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। चीका जैसे लोहा, चूना और क्ले की प्रधानता। इसका रंग हल्का तथा बालू व कंकड़ युक्त है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेह के बारे में। तो यह बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफेद परत हुई हुई होती है। इसे ही रेह या कल्हर कहते हैं। यह यूपी तथा हरियाणा और पंजाब के कुछ शुष्क भागों में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं डेल्टा के बारे में। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। आगे हम देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो पहला है सिंधु तंत्र का मैदान। तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन पांच नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठन कोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। सिंधु और झेलम के दोआब, सिंधु सागर दोआब, चिनाब और झेलम का दोआब, छाछ दोआब, रावी और चिनाब का दोआब, रचना दोआब, ब्यास और रावी का दोआब, ऊपरी दोआब या बारी दोआब, और ब्यास और सतलज का दोआब को बिस्त दोआब भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक है, और इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है, और भू आकृतिक दृष्टि से बंगर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, यानी दिल्ली से प्रयागराज यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, यानी प्रयागराज से फरक्का। तीसरा है निम्न गंगा का मैदान, यानी गंगा को डेल्टाई प्रदेश यानी बिहार और बंगाल में। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। तो इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है, और उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक और घाघरा। उसके बाद है मध्य गंगा का मैदान। तो यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। मध्य गंगा में गोखुर झील अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्ग के रूप में बहती हैं, और यह खादर भूमि की अधिकता है। इसके कारण यह मैदान अत्यंत ही उपजाऊ होती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है, अर्थात बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं हम लोग निम्न गंगा का मैदान। तो हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक यानी पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। यह भाग अधिकतर दलदल युक्त बना रहता है। गंगा के मैदान में जहां जहां गर्त यानी नीची भूमि या धसी हुई भूमि पाई जाती है, जिसे पटना के इलाके में जल्ला या मोकामा के निकट टाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पानी से भरे ऐसे निचली भूमि या गर्त को बील कहते हैं, और जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप और तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह तीन ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, तथा यह मुख्य रूप से धान एवं पटसन की खेती की जाती है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो जाता है। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, जिसके कारण यह शुष्क गर्म प्रकृति का मरुस्थल और वनस्पति रहित क्षेत्र है। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है।
कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। लूनी के उत्तर के क्षेत्र को थाली या बालू का मैदान कहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। भौतिक अक्षय एवं वनों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां हैं बरखान, छत्रक चट्टानें, रेत के टीले और मरु उद्यान जो कि दक्षिणी भाग में है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है प्रायद्वीपीय पठार।